उद्देश्य यही था कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको आध्यात्मिकता से जोड़ना। और आप जैसा देखते हैं कि जब हम किसी भी बच्चे को, हमारी पीढ़ी की बात नहीं कर रहे, हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है उसकी बात कर रही हूँ, किसी भी बच्चे को जब हम इस तरह की बातें कहते हैं, खासकर क्योंकि उनको, जो मैंने आपसे कहा कि वेस्टर्न कल्चर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ये सारी बातें सुनना अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनके अंदर इसके प्रति आकर्षण कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि उसी पर चलकर, आध्यात्म पर चलकर ही जो हम बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास है वो संभव है बच्चों का। इसलिए बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो अब हम आगे जो हमारी जो दिशा होगी इसकी, वो इसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे कि आध्यात्मिकता को हमने अभी भी कोशिश की है कि आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता, क्योंकि आज का समय विज्ञान का युग है, लेकिन हम ये साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि विज्ञान जो है बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन जब भी कल्चर की बात आती है, जब वैल्यूज़ की बात आती है, जब संस्कारों की बात आती है, जब कैरेक्टर की बात आती है, जब मोरल इश्यूज़ की बात आती है, यानी बेसिकली हम कहें कि यदि एथिक्स की बात आती है, तो वहाँ ये थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। जैसे हमने रोबोट तो बना लिया, एक ह्यूमन बीइंग का रेप्लिका बना लिया है, लेकिन क्या हम उससे उन्हीं संस्कारों की उम्मीद रख सकते हैं जो संस्कार हम पोषित कर पाते हैं अपने बच्चों में? बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मैकेनिकल डिवाइस ही है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि हम जो हमारे बच्चे इस वैज्ञानिक युग में, इस 21वीं सदी में पले बड़े हैं, उनको आध्यात्म से जोड़ा जाए। आध्यात्म से जोड़ना, एक मैं जैसे आपको उदाहरण दूं कि यदि हम बात करें कि एक जो पौधा होता है, पौधों में यदि हम पत्तियों में पानी दें और हम यदि ये सोच लें कि इनकी पत्तियों में पानी देते देते पौधा बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा, पोषित हो जाएगा, तो ये बेईमानी होगी। और जब हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं तो बच्चों को हम वैज्ञानिक शिक्षा दे रहे हैं, वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसमें यही कमी आ रही है। लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो हम उस पौधे की जड़ों को भी पोषित करते हैं, और जब हम जड़ों को भी पोषित करते हैं तो डेफिनेटली जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, जो पूरा पौधा है, वो एक समृद्ध वृक्ष के रूप में जन्म ले पाएगा। तो ये इसलिए हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हम बात करते हैं बच्चों से व्यक्तित्व विकास की, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करें, तो आपने देखा होगा कि हर जगह आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत आप बोल सकते हैं कि इस तरह का विषय है जो बहुत अत्यावश्यक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम आध्यात्मिकता से जोड़ें, ताकि हमारे युवाओं का रुझान इस तरफ हो। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भैया आपका, रेणुका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सुषमा मोघे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरह से इस मुहिम में आप सभी मेरे साथ हैं, और इस कारण ही हम ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका कांटेक्ट बहुत सारे बच्चों से होता है, और जब हम ये मैसेज उन तक पहुंचा पाएंगे, उन तक पहुंचा पाने में समर्थ हो सकेंगे, तभी हमारे कार्यक्रम की सार्थकता है। क्योंकि आध्यात्म को यदि देखा जाए तो एक बहुत ही गूढ़ विषय है, और इस गूढ़ता को ही हमें सरलता, सहजता में से समझाने की आवश्यकता है। राजेंद्र सर ने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग एपिसोड में हमें इस सभी की जानकारी दी है, और आगे भी वो देते रहेंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि जब हमने बात की, यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें, तो आपको याद होगा कि जब हम वैदिक युग में, जब हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जब एक गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, उस गुरुकुल सिस्टम में बहुत सारी बातें जो होती थी, और आज का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मैंने आधुनिक शिक्षा पद्धति और वैदिक शिक्षा पद्धति की यदि हम दोनों की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। और पीछे होने का कारण क्या है? कारण यही है कि हम वैज्ञानिकता की ओर जाते जाते आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि व्यक्तित्व विकास, तो व्यक्तित्व विकास में
सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि व्यक्तित्व क्या है। जब हम वेस्टर्न कल्चर की या मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो व्यक्तित्व को वो डिफाइन कैसे किया जाता है कि आपका जो पर्सोना है, यानी जो आपका अपीयरेंस है, जो जो आप दिखाई देते हैं, वो आपका व्यक्तित्व होता है। आपका दिखना आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच आपका व्यक्तित्व है, आपके जो विचार हैं वो आपका व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व की एक समग्र परिभाषा हमें सभी के सामने रखना होती है। और व्यक्तित्व का विकास यदि आप कहें कि चुटकियों में हो जाएगा तो चुटकियों में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उसकी जड़ों में जाना होता है। यदि हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार एक दिन में ना ही बनते हैं, बिगड़ तो सकते हैं, बिगड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना, विकसित करना, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार विकसित करना एक बहुत बड़ा काम होता है। और अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार हम बहुत सारे गलत काम करने से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जो कंट्रोल होता है हमारे फैमिली मेम्बर्स का, हमारे हमसे जो बड़े लोग हैं उनका, उनकी जो समझाइशें होती हैं, उनके जो उनका जो कंट्रोल होता है, उनका जो नियंत्रण होता है, उनका जो डर होता है, उसके कारण हम स्वतः ही उस दिशा में खुद को जाने से रोक लेते हैं। तो इस तरह से आप कहें कि ये एक जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे पोषित हर भारतीय है। आज की जनरेशन में की यदि हम बात करें तो आज की जनरेशन में हम उस उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अभी पुरातन पद्धति से पले बड़े हैं, यानी कि मेरी जनरेशन वाले लोग। तो हम सभी के अंदर वो संस्कार अभी भी पोषित हैं, प्रफुल्लित हैं, पल्लवित हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो गई है कि हम अपनी जनरेशन को, अपन से आगे वाली जनरेशन को, अपने विद्यार्थियों को, अपने कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये सारी बातें डेवलप कर सकें, डेवलप करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि ओवरनाइट ऑल ऑफ ए सडन आप कोई भी चीज़ विकसित नहीं कर सकते हैं। उसको विकसित करने के लिए एक समय चाहिए होता है, और उसको विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम एक परिवार में रह रहे हैं तो आपका आचरण भी उसी तरह से हो जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का आचरण हो। लेकिन आजकल जो हर व्यक्ति के साथ जो परेशानी ये हो गई है कि एकल परिवार है, संयुक्त परिवार रहे नहीं हैं, तो ऐसे में बच्चा क्या करता है? बच्चा डेफिनेटली कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं से वो सीखेगा। और हम तो फिर भी इतने खुश नसीब हैं कि हर व्यक्ति आज भी, यदि आप 80% जनरेशन की बात करें, संस्कारी लोग ही भारत में निवास करते हैं। लेकिन यदि हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ तो नियम ही ऐसे हैं। नाम नहीं लूँगी, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ आप एक छोटे बच्चे को अपने साथ नहीं सुला सकते, यानी आप अपना वात्सल्य उस पर नहीं लुटा सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि आपको अपने बच्चे के साथ नहीं सोना है। एक छोटा बच्चा वो जब अकेले सोएगा, अकेले उसके अंदर सारी चीज़ें, जब वो उस सब चीज़ों को करने का कैपेबल नहीं, यानी 2-3 साल का बच्चा भी आपसे अलग कर दिया जाएगा, तो उसमें आप किस तरह से संस्कारों को विकसित कर सकेंगे, किस तरह से वो आपको देख रहा है। अधिकांश जो देश हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि 13 साल का बच्चा हुआ कि उसको पेरेंट्स से अलग रहना ही है। 13 साल का बच्चा कमाने भी लगता है, अपना खर्च चलाने लगता है, अपना सब कुछ उसका अलग हो जाता है। तो अब जब इस तरह की पॉलिसीज़ ही हैं उन कंट्रीज़ में, तो अब आप देखिए कि हम जब अनुभव करते हैं या हमारे परिवार में या हमारे आसपास जब हम देखते हैं कि जो एडोलेसेंट स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चा है उसके बहकने के, बिगड़ने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम वो जैसी संगत में पड़ेगा उस तरह से ही उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसके गुण, दुर्गुण, अवगुण, सारी चीज़ें उसके अंदर वैसे ही डेवलप हो जाएंगे, वैसे ही विकसित हो जाएंगे। लेकिन भारतीय समाज में अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले, हमारे जो शिक्षक हैं, हर किसी के अंदर ये भावना होती है कि बच्चों को हम किसी ना किसी तरह से सही राह पर ले आएं। लेकिन उन कंट्रीज़ का क्या? वहाँ तो रूल ही ऐसा है, तो पेरेंट्स को खुद नहीं पता रहता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। और विडंबना देखिए, यदि बच्चा चाहे भी कि वो अपने माँ बाप के गले लग जाए तो वहाँ मैनरिज्म आड़े आता है। मैनरिज्म, ये उनके यहाँ ये मैनर अच्छे नहीं माने जाते कि बच्चा अपने माँ बाप के गले लगे।
वहाँ लवर्स लग सकते, लवर्स को आप किसी भी कंडीशन में देख सकते हैं, वो उनके मैनरिज्म का हिस्सा है, लेकिन ये उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसको वो अच्छे संस्कार नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है। तो अब आप ये सोचिए कि जब बच्चा आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप उसमें किस तरह से संस्कारों का विकास कर पाएंगे। इसलिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम हमारे बच्चे हमारे साथ एटलीस्ट 12वीं तक, यानी 18-19, यानी उनके टीन एज तक तो हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे पास काफ़ी समय होता है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनके आचार विचार को उस तरह से विकसित कर सकें। साथ ही साथ यदि आप एक अभिभावक के साथ आप एक उसका उनके दोस्त भी बन सकते हैं, फ्रेंड भी बन सकते हैं, और बनना ही चाहिए ताकि बच्चों की सारी बातें आपको पता रहें। तो मेरे कहने की मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ बात वो ये है कि हम जब बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व का विकास उसके आसपास के वातावरण से होता है, और उसके आसपास का वातावरण जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप ये बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकते कि वो बच्चा अच्छा, उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा होगा, उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स ही आएंगे, उसके अंदर सब कुछ सकारात्मकता का ही विकास होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जैसे बच्चे माहौल देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब ट्विंस जुड़वा लोग भी होते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, और उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का कारण कुछ, जैसे आपको एक जैसा परिवेश मिल रहा है, एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब कुछ एक जैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आदतें ऐसी हैं कि आपकी रुचि कुछ अलग है, दूसरे की रुचि कुछ अलग है। रुचि के अनुसार वो उनको अडॉप्ट करता जाता है, अपने अंदर समाहित करता जाता है। तो जो रुचि होगी, जो वो समाहित करेगा, वही उसके व्यवहार में दिखेगा। तो जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो हम 2 या 3 लेक्चर में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप आध्यात्म की बात करें तो यदि हम किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकें, यदि हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक बना सकें, यदि हम उसकी पर्सनैलिटी के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी ध्यान दें, तो डेफिनेटली उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम व्यक्तित्व की जब बात करते हैं, जब हम व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमने एक फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट, आपकी हेल्थ हाइट कैसी है, आपका कलर कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से आप दिखते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये एक सुपरफिशियल है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम एक सर्वांगीण जो व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ की बात हम करेंगे तो फिर से हमें आना पड़ेगा खाने पीने के ऊपर कि आप किस तरह का भोजन करते हैं। तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक प्रवृत्तियां डेवलप होंगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी हमारे खाने पे डिपेंड करेगा। और फिर से मैं कहूँगी कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें जो बैलेंस डाइट की, जो संतुलित भोजन की जो कॉन्सेप्ट है, जब हम सब्जी रोटी दाल चावल खाते हैं, एक इस तरह का सात्विक भोजन खाते हैं, तो सात्विकता हमारे अंदर पैदा होती है। लेकिन जो लोग राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं उसके अंदर वो गुण आकर ही रहेंगे। तो उस तरह से भी हम लकी हैं कि हम अपने बच्चों को कम से कम वो चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं, इमोशनल जो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, कि पर्सनालिटी यानी आपके जो व्यक्तित्व है, जब हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम उनका आकलन करते हैं। कि आप एक तो उसका जो फिजिक कैसा है उसको आप देखते हैं, उसकी हेल्थ कैसी है उसको भी आप देखते हैं, उसके अंदर कितना वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है उसको भी आप देखते हैं। तो इंटेलिजेंट यानी कि कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान सिर्फ परीक्षा में प्राप्त किए हुए अंकों से किसी की बुद्धिमानी का पता हम नहीं लगा सकते हैं। कि आपने यदि परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो आप बुद्धिमान, ताउम्र आप बुद्धिमान रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि मैंने तो अक्सर ये देखा है कि जो भी कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के जो भी मेरिट होल्डर या बहुत सारे जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो समाज के दूसरे जो चीज़ें हैं उनमें अक्सर पिछड़े हुए होते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का अर्थ होता है कि वह अपने
अपनी लॉजिकल थिंकिंग, जिसे हम बात करते हैं तार्किक सोचने की तार्किक शक्ति उसके अंदर हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, कुछ नया करने का जज्बा हो, कुछ नया करने की इच्छा के साथ साथ वो कुछ नया कर सके, उसे ही आप बुद्धिमान कहते हैं। और एक और बात जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको किस तरह से आप आने वाले जीवन में उनको किस तरह से लेते हैं। आपने किसी ने आपको धोखा दिया तो उस धोखे का उसके पीछे क्या कारण है, कैसे अगले व्यक्ति से आपको संभलना है, यानी आपके पास्ट एक्सपीरियंस का आप इस तरह से यूज करें कि फिर से वो चीज ना दोहराई जाए। तो ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब हम भावनाओं की बात करते हैं, भावना असीमित होती हैं ढेर सारी भावनाएं होती हैं। और आजकल का जो युग है उसमें हम जब देखते हैं, जब बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो उस समय बुद्धि से ज़्यादा भावना के ऊपर, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है? क्योंकि जब आप बुद्धि की बात करते हैं, जब आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपके लिए वो एक जो गेट है उसको क्रॉस करने के लिए ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं इमोशंस की, तो आप जब किसी जॉब में होते हैं, किसी काम में होते हैं, जब कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो उस जिम्मेदारी को आप कितनी अच्छी तरह से निभा पा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये निभा पाना कब संभव होता है? जब आपके पास स्थिर भावनाएं हों। भावनाएं स्थिर होने का मतलब है कि यदि बहुत खुशी मिली तो आप इतने खुश हो गए कि आज आप काम नहीं करेंगे, बहुत गम मिला तो आप इतने दुखी हो गए कि फिर से आप आज काम नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की यूजुअली किसी को आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके और अपने कार्य पर ध्यान दे सकें, वो आपकी पर्सनालिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। और ऐसे लोगों को ही आज के ज़माने में, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो मानसिक के साथ साथ आपको भावनात्मक रूप से भी सबल होना पड़ता है। और इनसे सबसे ज़्यादा जो बात है, जी कमल चंद्रा जी कह रहे हैं किताबी ज्ञान से अधिकतर भावनात्मक ज्ञान अधिक ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किताबी ज्ञान जो आपकी मानसिक शक्ति या बुद्धि का प्रतीक होता है, तो वो आपको एक किताबी ज्ञान देता है। जिंदगी में आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिन जिन चीज़ों का सामना करते हैं, वो अक्सर मैथ्स में जो हम सम जो सॉल्व करते हैं उनसे संबंधित घटनाएं या दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, वो कुछ नई तरह की ही होती हैं। हाँ, हालांकि ये बात अवश्य है कि किताब से हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, लेकिन भावना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है आपका आज के युग में बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हमेशा ही रहा है, क्योंकि जब हम बात करते थे कि कोई भी व्यक्ति यदि स्ट्रेस में भी, टेंशन में भी कार्य कर सके तो हम उसको बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही हमेशा आपको हंसमुख जो है वो नज़र आता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रोता रहता है, आप किसी की भी चॉइस नहीं होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सामाजिक जो भी गुण हैं, जैसे कि सद्भावना होती है, जैसे कि प्रेम होता है, जैसे कि सामंजस्य की भावना होती है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी वसुधा, पूरी ही धरती हमारी हमारा पूरी धरती पर निवास करने वाले लोग हमारे कुटुंब जैसे हैं। यानी कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम उनको विभाजित नहीं करते, किसी भी तरह से उनको विभाजित नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं एक जैसे हैं, वो हमारे कुटुंब का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब यदि वो हमारे कुटुंब का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली हम भी उनसे उतना ही प्रेम करेंगे, उनको उतना ही सहयोग देंगे जितना कि हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो हम सहयोग देंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आएगी शायद।
शायद मेरी आवाज़ आ पा रही होगी। तो हम जब बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व में हमने देखा कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी ड्रेस क्या है, आपका मानसिक स्तर क्या है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, और इसके साथ साथ आप सामाजिक प्राणी हैं, तो आपके अंदर जो वो कितनी सामाजिकता है, कितने मिलनसार हैं आप। और यही बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है, यही बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, थैंक यू सर, यही बात बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानने की। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है किसी कार्य को करने का, तो डेफिनेटली वो काम कर लेगा। लेकिन यदि हमें सिर्फ सपोज कीजिए प्रशंसा पाने की इच्छा है, तो प्रशंसा पॉजिटिव ट्रेड भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब तक प्रशंसा मिलती रहेगी आप अच्छा काम करते रहेंगे, जब प्रशंसा मिलना बंद हुई तो डेफिनेटली आप वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये भी एक तरह के जो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग गुण हैं, ये हमारे अंदर इस तरह से डेवलप होना आवश्यक है कि जिससे हमें कोई इफेक्ट ना हो। हम जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे कुछ नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं, हमने अक्सर सुना होगा कि जैसे कोई व्यक्ति द्वेषपूर्ण व्यवहार का होता है, लालची प्रवृत्ति का होता है, ईमानदार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा करप्ट होता है, अहंकारी होता है, पर पीड़ा में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो ये भी सामाजिक भावनाएं ही हैं, लेकिन ये सामाजिक दुर्भावनाएं हैं। यदि व्यक्ति इस तरह की सामाजिक दुर्भावनाओं का शिकार है तो डेफिनेटली उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों को तो कम परेशानी में डालेगा, खुद ज़्यादा परेशानी में रहेगा। परपीड़न में यदि आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये इससे आपके अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, और ना ही अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, और उस व्यक्ति से कोई भी प्रसन्न नहीं रहेगा, उस व्यक्ति से कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। तो इन सारी समस्याएं यानी नेगेटिव ट्रेट्स यदि आपके अंदर आ गए हैं या आ रहे हैं तो इनको समय पर देखना, रोकना बहुत आवश्यक है। और जो अभी मैंने पहले आपसे बात की थी वैदिक शिक्षा पद्धति की, तो वैदिक शिक्षा पद्धति में हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अभिभावक को भी गुरु पर उतना ही यकीन होता था, उतना विश्वास होता था जितना कि खुद पर है। तो वो बिगर किसी दुर्भावना के अपने बच्चों को जो शिक्षक हैं अपने बच्चों को शिक्षा देता था, और अभिभावक भी उसी विश्वास के साथ उनको सौंप देते थे। शिक्षकों का बहुत सम्मान होता था, और उस गुरुकुल में वो सारी आदतें, यदि हम व्यक्तित्व में बात करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, तो वहाँ किस तरह से माहौल होता था, बैठना है आपको सीधे बैठना होता था, और वहाँ की जो कंप्लीट अरेंजमेंट है कि आपको अपना काम करना है, आपकी एक पर्टिकुलर जो दिनचर्या है कि सुबह से उठना है, फिर क्या करना है, यानी हर चीज़ें मतलब कि आपका मानसिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, और सारी की सारी अच्छी आदतें आपके अंदर डेवलप हो गई हैं। क्यों? अभी जो मैंने आपसे बात की परिवेश की, तो वो शिक्षा पद्धति, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी शिक्षा पद्धति थी कि उस शिक्षा पद्धति के कारण हमारे जो लोग होते थे उस समय, जो वहाँ शिक्षा लेकर जो आते थे, उनको हर तरह से योग्य बना के, सुयोग्य बनाकर ही बाहर भेजा जाता था। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में बहुत सारी चीज़ों को नकार दिया जाता है। हमारा फोकस सिर्फ इतना होता है कि हम एक कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लें, उसमें इतने मार्क्स आ जाएं तो हम एलिजिबल हो गए कि हम इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, या ये नौकरी हमें मिल जाएगी। यानी हमारे दिमाग में वही रहता है, नौकरी, यानी हम एक नौकर बन के जीवन जीने के लिए हम शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। तो जब हम नौकर बन के जीने के लिए ही आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वही आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं, और आजकल की कंडीशन जो है वो तो और ही ज़्यादा आप देख रहे हैं बिगड़ रही है। अभिभावक को शिक्षक पर यकीन नहीं होता है, बहुत सारी कंप्लेन होती हैं, शिक्षक भी डरता रहता है, और यदि कहा जाए तो शिक्षक भी उतने ज़्यादा डिवोटेड नहीं है। तो
दोनों तरह से जो हम बात करें तो शिक्षक की तरफ से भी, अभिभावक की तरफ से ही, और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों के अंदर भी अपने शिक्षक को लेकर कोई भी स्नेह, कोई भी सम्मान की भावना नहीं रहती, बड़े बच्चों में नहीं रहती है। वो आपको अर्जित करना होती है। यदि शिक्षक के अंदर वो कैलिबर है तो वो अर्जित कर लेगा, लेकिन यदि नहीं है तो शिक्षक खुद अपने व्यवहार से वो अर्जित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो मैंने आपसे व्यक्तित्व विकास की बात की, तो व्यक्तित्व विकास में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि ये सारी चीज़ें यदि नहीं आ पा रही हैं, यानी यदि नेगेटिव ट्रेट्स हैं, यदि आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर भी इस तरह का है, तो अब उसका समाधान क्या है? तो उसी का समाधान है आध्यात्मिकता, उसी का समाधान है स्पिरिचुअलिटी। यानी कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता हमें ये बताती है कि आप ऐसी सिचुएशन में जाने से खुद को कैसे रोकें, अपने बच्चों को कैसे रोकें। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? डेफिनेटली जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जब हम ध्यान की बात करते हैं, जब हम विचारों की बात करते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे हमारे शिक्षा पद्धति के, हमारे दर्शन के बहुत सारे रूप रहे हैं, और उसमें यदि हम आधुनिक उसमें बात करें कि आधुनिक शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति में स्किल के नाम पर योग टाइप के कुछ सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। स्किल, उसमें भी उन्होंने कहा ये स्किल डेवलपमेंट है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ ये आपके व्यक्तित्व विकास का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं तो योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है। यदि हम पतंजलि के योग की बात करें, पतंजलि योग सूत्र में जब आप देखते हैं तो वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध का मतलब होता है, आपको पता है कि हम जब पूजन करने बैठते हैं या किसी भी काम में एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमारा जो टाइम है कि किसी भी चीज़ पर एकाग्र करना, वो बहुत कुछ सेकंड्स का होता है। उसके बाद हम कहीं और सोचने लगते हैं, कहीं और विचरने लगते हैं। लेकिन इस तरह की यदि वृत्तियां होती हैं तो डेफिनेटली कोई स्टूडेंट पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर सकता और भी चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन जो फोकस कर पाता है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं ओलंपिक्स में उन भारतीयों को जो कि एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं कि जिनके यहाँ सनातन संस्कृति के अनुरूप ही उनकी जीवन शैली है, उनकी रुचि, आपने देखा उनका रुचि, उनका डिवोशन, उनका डेडिकेशन की लगातार वो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतनी उनने प्रैक्टिस कर ली कि अपने आप को उस क्षेत्र में इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो आधुनिक पीढ़ी जो कभी एक पल यहाँ का सोचती है, एक पल वहाँ का सोचती है, ना हर किसी के हिसाब से चलने लगती है, अपनी बात या अपनी चीज़ पर कंसंट्रेट करने की बजाय दूसरे को फॉलो करने लगती है। दूसरों को फॉलो करना अच्छा है, लेकिन किसी एक ऐसे कैरेक्टर को आप अपना आदर्श माने कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरह बनकर आपको एक नया आपका जो नया एक नाम मिलने वाला है या आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि कभी इसके जैसा बनना है, कभी उसके जैसा बनना है। इस कारण ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो अगेन बात वही आ गई कि आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आपके पास आपकी कोई इमेज नहीं है, सेल्फ इमेज नहीं है, तो उसको आप कैसे पैदा करें। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप आत्मज्ञान काफ़ी स्टेज के बाद आता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप ये जानते हैं कि मेरी अच्छाइयाँ क्या है, मेरी बुराइयाँ क्या हैं, जब आपको ये पता पड़ता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली आप उसको डेवलप करने लगते हैं। जब आपको ये पता पड़ता है कि मेरी ये वीकनेस है, तो आप उसको हटाने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी एक चीज़ पर, जब आप अच्छे विचारों को आने देते हैं और बुरे विचारों को आप जाने देते हैं, जब आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि आप बुरे विचारों को रोक सकें, आप खुद भी उनकी तरफ उस डायरेक्शन में जाने से खुद को रोक सकें, तो डेफिनेटली
ये भी आध्यात्म है, ये आध्यात्म का ही हिस्सा है। क्योंकि हम जब पतंजलि की बात करते हैं कि यम नियम से यदि हम शुरू करें, तो यम का मतलब होता है कि जो कुछ भी चीज़ें आपके अंदर जो बुराई हैं उनको आप छोड़ रहे हैं, नियम में उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, यानी आपने अपना एक रूल बना दिया कि हम जैसे न्यू ईयर में हर कोई रिजोल्यूशन लेता है कि आज से मैं ऐसा करूंगा, आज से मैं वैसा करूंगा, तो वो सिर्फ एक रिजोल्यूशन होता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे नियम होते हैं। तो इस तरह से कि जब हम उन यम नियम के साथ ही साथ एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उसके बाद में वो एक स्टेज आती है जब आप आसन करते करते मेडिटेशन भी करने लगते हैं। तो ये वाली स्टेज आपको जब आती है, उस समय आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, उस समय आप इस योग हो पाते हैं कि जब हम यदि अध्यात्म में इसकी बात करें कि आपके पास स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को आप पहचानने की कोशिश करते हैं। इस स्थूल शरीर के अलावा भी जो आपके पास सूक्ष्म शरीर है, यानी कि जो आपकी आत्मा है, उसको आप पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बच्चों से आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो उससे दूर भागते हैं। इसलिए यदि हम उनको इस तरह से समझाएं कि बात तो वही है, लेकिन हमें उनको इस तरह से समझाना है कि आप किस तरह से इस पर कंसंट्रेट करें, अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करें, ताकि आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। तो जो वो निगेटिविटी है, जो अवसाद है, जो वो निगेटिव ट्रेट्स हैं, वो उनके अंदर नहीं आने देना है, उनको आने से रोकना है, और वो इसी के द्वारा संभव है। और अगेन जो मैंने आपसे कहा कि एक दिन में वो संभव नहीं है, एक दिन में संभव नहीं है, लगातार उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यानी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। परिवार से ही इसकी पहल होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब एक बार व्यक्ति को लगन लग जाती है फिर तो वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो लगन लगाने का काम एक काम की जो शुरुआत है, वो उसमें आपका एक अहम रोल होना चाहिए। आप एक अभिभावक के रूप में, आप एक शिक्षक के रूप में, आप एक दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में आप हो सकते हैं। और उस तरह से यदि आपने उसको एक अच्छे मार्ग की तरफ प्रशस्त कर दिया है तो डेफिनेटली आगे उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक ऐसा व्यक्ति उनके अंदर पैदा कर दिया है जो कि जानता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, उसकी मंजिल क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन की सार्थकता क्या है। और फिर वो हम जब बोलते हैं कि वो बहक सकता है, तब वो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं बहकेगा। और खुद करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कमल चंद्रा जी, ये बात सही है जो मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि अपने आसपास के वातावरण को वो फॉलो करता ही है। तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है उससे हमें बच्चे को बचाना होता है, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना होता है। उसको सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तब तक उसे ऐसा लगता है वो दूसरों की बातों पर ही निर्भर रहता है, अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता है, वो व्यक्ति कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। तो सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेसिटी उसके अंदर कब आएगी? जब उसके अंदर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास के लिए स्वप्रेम की बहुत आवश्यकता होती है, और स्वप्रेम तब डेवलप होगा जब हम उसे समझाएंगे कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि आप खुद उस परमात्मा के अंश हैं, आप ईश्वर की एक बहुत अच्छी कृति हैं, जिसे कि जो आपको जो संपूर्ण जीवन मिला है उसे आपको विकसित करना है। आपके अंदर जो छुपा जो हिडन टैलेंट है उसको आपको विकसित करना है, और उसका विकास बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आध्यात्म के द्वारा करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हमें चहूँ और विकास, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि यदि आप पार्लर जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व जो है वो विकसित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पार्लर जाके आपका व्यक्तित्व विकसित हो गया है, बल्कि जो व्यक्तित्व आपका विकसित होता है वो आपके आहार से, आपके विहार से, आपके आसपास के पर्यावरण से, और आप जो कुछ सीख रहे हैं, आपका जो मेंटल आहार है, आपके विचार जो आपके दिमाग में जा रहा है, इन सारे चीज़ों से विकसित होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसके अंदर जाने वाले विचार परिष्कृत हों। जो बच्चा
सिर्फ टीवी या सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी लेता है, उसके विचार उतने परिष्कृत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है। इसलिए हमारी ही जिम्मेदारी है उसके विचारों को परिष्कृत करना और उसके व्यक्तित्व को विकसित करना। तो यही मेरा आज का टॉपिक है, और इसी डायरेक्शन में मैं चाह रही हूँ कि आगे के जो एपिसोड हों वो इसी डायरेक्शन में हों, और उसमें हम अलग अलग पहलुओं को हम ले सकते हैं। तो आप सभी जो भी इस पटल पर उपस्थित हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी इस तरह का कोई टॉपिक लेकर और आगे बढ़िए, ताकि हम बच्चों के अंदर वो सब चीज़ें विकसित करने में सफल हों जो हमारा पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि भारतीय हम उसी चीज़ को अपनाते हैं जिसके लिए हमारे अंदर या तो हमें उसकी आवश्यकता होती है, या फिर उसके लिए हमारे अंदर एक प्रेम होता है या सम्मान होता है। तो डेफिनेटली यदि सम्मान नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। तो सम्मान के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व पता हो। उसको ये महत्व पता हो कि हमारे यहाँ जो आजकल हम अपने चारों तरफ कंडीशन देख रहे हैं कि तालिबान के बारे में यदि हम बात करें कि वहाँ तो एक दैनिक जीवन भी, उनकी दैनिक दिनचर्या भी तहस नहस हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो भारत है उसके अंदर हर व्यक्ति ऐसी पर्सनालिटी का था, ऐसे व्यक्तित्व का था कि जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा और हर आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया। और डटकर मुकाबला किया इस कारण ही उन्होंने आज इस भारत में हम इतनी आज़ादी से रह पा रहे हैं। अपनी संस्कृति को बचाने की जो अब कोशिश है ये बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय भी आ गया है कि जब हम अपनी संस्कृति को जाने तभी गर्व कर पाएंगे, तभी बचा पाएंगे, तभी उसको अपनी आदतों में शुमार कर पाएंगे। तो बस इसके साथ ही पटल पर आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने मुझे सुना। और आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई नया विचार हो, तो ज़रूर मुझे प्रेषित कीजिएगा, ताकि हमें और गाइडलाइन मिलती रहेगी और हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व होता रहेगा। रचना श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस पटल पर जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हम हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहयोग देते रहें। और डेफिनेटली जब हमारे हर बच्चे का व्यक्तित्व जो है विकसित होगा, तो हमारा समाज भी और हमारा राष्ट्र भी एक समृद्ध राष्ट्र होगा। इसी के साथ जय हिंद।